देखिए खामनेई साहब के असैसिनेशन के बाद उनके पुत्र जो है मुज्तबा खामनेई जिस प्रकार से उन्होंने ईरान को सँभाला, मुझे लगता है कि यदि आक्रामकता को देखा जाए तो वो कहीं आक्रामक हैं और आक्रामक का जो सेंस इस अर्थ में है यहाँ पर कि ईरान जिस लिए जाना जाता है, ईरान की पहचान ही यही है कि वो अपनी शहादत के लिए तैयार होते हैं और जंग में पीछे नहीं हटना उनके खून में है। और मुझे लगता है यही जो हाई मॉरल ग्राउंड है इरानियंस का, जो पूरे अभी हमने देखा कि आईआरजीसी में जिस प्रकार से कमांड एंड कंट्रोल एक डिसेंट्रलाइजेशन है और हर हर वहाँ का जो सैनिक वो अपने आप को खामनेई मानता है। तो मुझे लगता है एक ऑर्गेनिक जो फिलॉसफी है ईरान की, ये बहुत ही अद्भुत है। इसको देखने से ही पता चलता है कि कोई राष्ट्र जो है हो सकता है कि अमेरिका के ताकत के सामने कमज़ोर हो, लेकिन मोरल नैतिकता हाई सेंटिमेंट और प्लस जो कंट्री में जो ऑर्गेनिक यूनिटी है और वो और जो कंट्री जो खामनेई साहब के जो उत्तराधिकारी हैं, जो उनके बेटे हैं, उन्होंने बार-बार साबित कर दिया है कि यदि जो लड़ाई तो है अमेरिका ने छेड़ा है और अंत हम करेंगे। ये कहना अपने आप में इस बात का संकेत है कि क्या इस समय अमेरिका युद्ध हार चुका है? क्योंकि सवाल जीतने-हारने का जब आता है तो यही बात आती है कि इस जंग में लड़ेगा कौन अंत तक और ईरान इसकी तैयारी कर चुका है और ये तैयारी बहुत ही आइडियोलॉजिकल है, बहुत ही मॉरलिस्टिक है और बहुत ही कह सकते हैं कि आप जिस प्रकार से युद्ध में हम हमेशा हिस्ट्री यदि देखा गया है कि युद्ध में जीतता वही है जिसका मोरल हाई होता है और यूनिटी होती है। मुझे लगता है कि अपने पिता से इस मामले में तो कहीं मुझे नहीं वो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि एक एज फैक्टर होता है। उन्होंने पूरे देश को एक किया और ईरान में जो यूनिटी जो थी, जिसको वेस्ट बार-बार कहता है कि वहाँ पर एक फैक्शन है, वहाँ पर असंतोष है, जो कि फ्लांटेड था, ईरान ने साबित कर दिया ऐसा कुछ नहीं था और इसीलिए खामनेई साहब के जाने के बाद भी हर ईरानियन में खामनेई दिखता है वहाँ पर। सर अगर ये जंग जो है जो अगर ये जंग लंबी चलती है तो अमेरिका को क्या क्या नुकसान हो सकता है? देखिए अमेरिका के नुकसान की बात तो मुझे लगता है कि जंग में अमेरिका ने इसके पहले के इतिहास को डिकोड करें, तो अमेरिका की जो छवि है, वो जो इमेज होती है, मुझे लगता है उससे बड़ा डेंट कभी नहीं होगा। इस पूरे हमने देखा कि 28 दिन कंप्लीट हो गए हैं और बार-बार यही चर्चा हो रही है कि ये वियतनाम साबित हो गया अमेरिका के लिए मात्र 28 दिनों में। वियतनाम तो 20 साल का वॉर था। वो इसलिए क्योंकि जो इसकी पहचान थी, एक एयर सुपीरियॉरिटी की अमेरिका की पहचान थी। उसके पास टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी है, उसके पास एक अच्छे वेपन्स हैं। हमने देखा कि ईरान ने कैसे F-35 को पूरी तरीके से जमींदोज़ किया। हमने देखा कि कैसे अमेरिका के जितने भी एयर बेसेस हैं मिडल ईस्ट में तबाह कर दिया ईरान ने और ये मैसेज किया कि आने वाले दिनों में कोई कंट्री अमेरिका के लिए अपनी जो सरजमी है वो अलाउ नहीं करेगा, नहीं तो हश्र जो कुवैत का, जो बहरीन का, जो यूएई का, जो कतर का हुआ वही होगा। तो एक तरह से ये भी एक बहुत बड़ा मैसेजिंग है आने वाले समय में कि जिस प्रकार से अमेरिका कॉलोनी बनाता है, अपने एयर बेसेस एस्टैब्लिश करता है और दूसरे देश के रिजीम चेंज करता है, ये पैटर्न रुकेगा। क्योंकि ईरान ने साबित कर दिया है कि अमेरिका को मारने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उसके बेसेस को तबाह किया जाए। इसीलिए आप देखिए अमेरिका की जो सेना अपने एयर बेसेस पर नहीं है, वो कहाँ रुकते हैं? वो होटल्स में रुकते हैं, छिप-छिप कर रुक रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो देश है, ये डरा हुआ देश है। लड़ने के लिए एक मोरल चाहिए और अमेरिका के अंदर इस समय एंटी वॉर सेंटिमेंट है। इसलिए कह सकता हूँ कि ज़बरदस्त उसकी इमेज को खतरा हुआ है और बार-बार इसीलिए आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप बाहर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं और कहते हैं कि हम कभी पॉज़ की बात कहते हैं, कभी सीज़फायर की बात कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये बात कौन करता है? ये वही कहता है जो कहीं न कहीं इस बैटल ग्राउंड में अपर हैंड नहीं है जिसका। सर इस मौजूदा जंग में नैरेटिव क्या अहम रोल है नैरेटिव का? देखिए मैं हमेशा मानता आया हूँ कि नैरेटिव जो होता है वो वॉर का बहुत ही फिलॉसफिकल चेहरा होता है और वो तय करता है कि ये वॉर की जो दिशा क्या होगी और आने वाले टाइम में आफ्टर वॉर किस ओर ग्लोबल ऑर्डर बनेगा। इस 28 दिनों में हमने 3-4 पॉइंट्स जो हाइलाइट किए या देखे और मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि सबसे पहला नैरेटिव तो ये है
कि जो अलायंस का जो कंसेप्ट था, अलायंस का कंसेप्ट कि और सबसे अच्छा एग्जांपल नेटो का है क्योंकि वो मिलिट्री अलायंस है और उनमें उनमें शपथ ली जाती है या उनमें एक 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 उनका स्लोगन है कलेक्टिव सिक्योरिटी का। ये तार-तार हुआ है इस पूरे 28 दिनों में हमने देखा है। जर्मनी और स्पेशली जो फ्रेडरिक मर्ज और इमैनुअल मैक्रॉन बार-बार कहते आए हैं कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प आप युद्ध का डिसीजन आपका है, हमारा नहीं है। एक बहुत बड़ा एक नैरेटिव सामने आया है कि अब लोग कलेक्टिव सिक्योरिटी पर न जाकर के नेशनल इंटरेस्ट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एक तो नैरेटिव ये हुआ, इसका मतलब अमेरिका अलग-थलग पड़ा, जो अलायंस की पॉलिटिक्स करता था और कई बार कह भी चुका है कि ये कागज़ का शेर है। दूसरा नैरेटिव ये हुआ कि जो रशिया पर सवाल उठते थे, ये जब स्पेशली सीरिया और वेनेजुएला के बाद, सीरिया जब लूज़ हुआ तो पुतिन पर सवाल उठे कि अपने एलाई को बचा नहीं पाए। जब वेनेजुएला फॉल हुआ, जो मादुरो को डैम किया गया, तो ये सवाल उठा चाइना और रूस से कि अपने एलाई को बचा नहीं पाए। तो एक ये सवाल उठा था, यहाँ पर ये सवाल पलट गया और जिस प्रकार से रूस और चीन का जो मदद मिल रही, हेल्प मिल रही, असिस्टेंस मिल रहा है ईरान को, उसने क्या किया है, ईरान ने अमेरिका की जो एयर सुपीरियॉरिटी थी, जो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी थी, इसको तार-तार किया है अमेरिका और रूस के इंटेलिजेंस सपोर्ट के, सर्विलांस सपोर्ट के और ये कह सकते हैं कि जो सप्लाई चेन जो सिस्टम है आर्म्स को लेकर के। तो मुझे और कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है तीनों कंट्री के बीच में। तो ये कह सकते हैं कि ये भी एक नैरेटिव है कि चाइना और रूस किसी हद तक जा सकते हैं ईरान को बचाने, क्योंकि ईरान का कोलैप्स होना पूरा मिडिल ईस्ट का बैलेंस ऑफ पावर चेंज करेगा और ये रूस और चाइना के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। इसीलिए अनफ्लिचिंग सपोर्ट मिल रहा है यहाँ से। तो नैरेटिव्स की बात देखें तो नैरेटिव से हम पूरे देख रहे हैं कि हर दिन स्टेटमेंट बदलना, हर दिन एक नया प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और ईरान की तरफ से एक ही जवाब है कि ये जंग हम खत्म करेंगे। अमेरिका की तरफ से ये कहना कि ये पॉज है, ये सिर्फ 48 घंटों का वॉर। मुझे लगता है नैरेटिव के लेवल पर जाए तो अगेन ईरान टॉप पर है। अली खान ने भी जो है वो क्या अपने पिता से ज्यादा ताकतवर साबित हो सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि एक कई बार टाइम पीरियड का बहुत अंतर होता है। उनके पिता खामनेई साहब एक लंबा फेज़ उन्होंने देखा था। तो उनके अंदर उन्होंने बार-बार कहा भी है, उन्हीं की लीडरशिप में ईरान कहता था कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और आप देखिए 27 फरवरी की बात थी कि जेनेवा पर बात हो रही थी, ओमान मीडिएटर था, तो ईरान उस प्रोसेस में था। लेकिन उनके असैसिनेशन के बाद उनके जो पुत्र हैं मुज्तबा खामनेई, उन्होंने बार-बार ये अब बोल चुके हैं कि अब ये डायलॉग का कोई स्पेस बचता नहीं है। इस बार जो ये जंग छिड़ी है, ये जंग अब ये अंतिम जंग होंगी वर्चस्व की और मुझे लगता है इस जंग के बाद इज़राइल और अमेरिका दोनों ये कहना बंद कर देंगे कि ईरान को हम तबाह कर देंगे। और मैं छोटा-सा डिकोड करना चाहूँगा, एक शीशे का घर है अमेरिका का मिडल ईस्ट में, वो है कतर। अल उदैद पर अटैक किया था ईरान ने जून में, तो वहाँ सीज़फायर हुआ था और जब रास लफ़ान पर अटैक हुआ तो फिर उसी दिन सीज़फायर की डिक्लेयर किया ट्रंप ने। तो कहने का सेंस ये है कि यहाँ पर यदि आप देखें तो इस पूरे 28 दिनों में यही तस्वीर सामने आती है कि ईरानियन में यूनिटी है, ईरानियन में बहुत ही हाई स्टैंडर्ड मॉरल है और ईरानियन टॉप लीडरशिप खो जाने के बाद जो अमेरिका को खुशी होती है कि हमने एयर फोर्सेस गॉन, लीडरशिप गॉन, नेवी गॉन, ये जो कहते हैं ना और उनको खुशी मिलती है, मुझे लगता है इसका कोई असर ईरानियन पर नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं हमेशा मानता आया हूँ कि ईरानियन जो सिविलाइजेशनल है बहुत ही डीप रूटेड है और वो इसीलिए वहाँ पर हर नागरिक के अंदर खामनेई बसता, मैं बार-बार कहता हूँ, इसीलिए वो बहुत शिद्दत से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आखिरी सवाल है कि आप मतलब जंग को लगभग 1 महीना होने को है। क्या अब ईरान और आक्रामक होगा? क्या ईरान और आक्रामक होने की हो सकता है क्या? देखिए, आक्रामकता का मुझे लगता है कि ईरान सिर्फ अभी रिटेलिएशन ही कर रहा है। अभी आज ही की खबर ये है कि ईरान की न्यूक्लियर पावर प्लांट, बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जब इजराइल ने अटैक किया, तो इसके बाद से ईरान ने फिर वो मैसेज किया
और सऊदी के जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस उस पर अटैक किया। ईरान ने मैसेज ये भी किया कि हम जितने इंडस्ट्रियल प्लेसेस हैं वहाँ पर अटैक करेंगे। तो मुझे लगता है एक अटैक यदि उधर से आता है तो उसका रिटेलिएशन ईरान बहुत अच्छे तरीके से दे रहा है। और ईरान की एक स्ट्रेटजी है स्ट्रेटजिक डिसरप्शन करना, थकाना। वो जानता है कि ईरान ये जानता है कि हम ऑन ग्राउंड अमेरिका को नहीं हरा सकते, ये तो डे ड्रीम है। ये बहुत फैक्ट है, ना तो अमेरिका हरा सकता है, ना तो ईरान हरा, वैसे वर्षा दोनों तरफ से है। ये वो वक्त गया, द टाइम हैज़ गॉन कि कोई एक दिन ऐसा आएगा विक्ट्री फ्लैग देगा। ये टाइम नहीं रहा आज की इस मॉडर्न वॉरफेयर में। हाँ, इतना ज़रूर है कि ईरान अपने टैक्टिक्स और अपने स्ट्रेटजी से इसको लॉन्ग टर्म वॉर के रूप में ले जाएगा। अमेरिका धीरे-धीरे हारेगा, थकेगा और उसके बाद मैं फिर कह रहा हूँ कि जो 20 इयर्स की हिस्ट्री अफ़गानिस्तान में थी और 20 इयर्स की हिस्ट्री जो वियतनाम में थी, अंत में देखिए कि जो वियतनाम वॉर 1975 में जब ये वहाँ पर डिक्लेयर हुआ कि अब ये बंद होना चाहिए, तो वो एक रीज़न यही था कि एंटी वॉर सेंटिमेंट अमेरिका में था। विथड्रॉल करना, तो इंटरवेंशन करना, विथड्रॉल करना ये अमेरिका के खून में है। तो मुझे लगता है ये हिस्ट्री फिर से डिकोड होगी। ट्रम्प साहब फिर कहेंगे कि अब हम विथड्रॉ करते हैं, क्योंकि अभी सेनेटर्स भेजा नहीं है और इसीलिए उनमें एक हेजिटेशन है कि अब जो भेजेंगे तो हम बुरी तरीके से हारेंगे। तो विथड्रॉल इंटरवेंशन इनके खून में रहा है और फिर से ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे फेज आउट होगा और ये वॉर मेरे एनालिसिस से ये रशिया यूक्रेन वॉर जैसे बन जाएगा। धीरे धीरे इसकी चर्चा कम होगी, अमेरिका अपने आप को पीछे पीछे खींचेगा और ये कहेगा कि मेरी सेल्फ क्लेम जो वॉर कर देगा कि हमने अपने सारे टारगेट्स को हिट कर लिया।